भेजा था सर? यार मैंने देखा नहीं है, मैं उसको देख के, मैं देखने से मुराद ये कि मैंने मेरी जस्ट निगाह पड़ी थी। देखने से मुराद ये होती है कि मैं उसको एक दफ़ा करके देखूं क्या क्या आप कहाँ फंस रहे हैं, तो फिर मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। ठीक है। यस सर। So any other question? तो ओके, हम फिर काम शुरू करते हैं अपना। तो देखिए, आप लोगों के पास ये चैप्टर 8 से रिलेटेड दो लेक्चर्स आ गए हैं। तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने इसको पढ़ा और क्या आपके समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। सर, यस। आपने जो करवाया था r इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, जहाँ पे अब हमने डी आर स्क्वायर और डी थीटा स्क्वायर निकाला था, जब जैसे आपने इसको कहा था आपने ऑर्बिटल पाथ। आप इक्वेशन नंबर बता दें तो मुझे आसानी हो जाएगी। सर, जहाँ पे आपने ऑर्बिटल पाथ बताया जिसमें आर जो फंक्शन था थीटा का, ये आप 8 पॉइंट ओके नो, आप 8.17 की बात कर रही हैं? नहीं, ये कि थीटा फंक्शन है आर का या आर थीटा है फंक्शन किसका? आर फंक्शन है थीटा का। फंक्शन है थीटा का। ये आप मुझे इक्वेशन बता सकें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मुझे इस तरह नहीं, ये वाली सॉरी आर नहीं था, ये सिर्फ आर डी ओवर थीटा स्क्वायर था। आपको इसको आपने इक्वेशन याद नहीं है आपको? आपको अगर इक्वेशन याद हो तो आपका मेरा काम दोनों आसान हो जाएंगे। सर डी ओवर डी थीटा स्क्वायर 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर आर इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर एल स्क्वायर एफ आर। इक्वेशन नंबर याद नहीं है आपको? नंबर नहीं लिखा था। अच्छा, किस टॉपिक का है ये बता दीजिए मुझे। सर, जिसमें आपने ऑर्बिटल पाथ निकाला था उसका आपने कहा था जो हमें उसका जो भी हमारी बॉडी होगी उसका हमें ऑर्बिटल पाथ मिल जाएगा। देखिए, एक तो नीचे है ये सर वो। नीचे, एक तो ये है 8.17 है, इसकी बात कर रही हैं आप? आपको दिख रहा है ना ये? यस ये सर। हाँ, सर, ये नहीं है? मुझे इस तरह तो मेरे लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा। आप मुझे टॉपिक अगर बता दें तो ये ऐसा कैसे मुमकिन होगा कि मैं किताब शेयर कर रहा हूँ उसमें टॉपिक ना ना आया हो। हाँ? सर ये इक्वेशन नंबर 8.21 की बात तो नहीं हो रही? एक सेकंड, 8.12 21 21, अच्छा 21, लेट मी चेक। देखिए ये आ गई इक्वेशन, ये ये इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट कहलाती है। यस सर। सर, हाँ, आप इसको ज़्यादा थोड़ा एलिब्रेट करके और जैसे हमें ड्रॉ करके बता सकते हैं? क्या? देखिए, इस इक्वेशन को ड्रॉ करना मतलब मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कुछ चीज़ें अननोन है ना। मिसाल के तौर पे अभी आपको आर की वैल्यू नहीं, मतलब आर जो है वो कुछ फंक्शन है थीटा का, वो आपको नहीं मालूम है। और फिर आपको एफ आर के बारे में नहीं पता है, वो पता होगा तो आप कुछ कर सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे जैसे ये आप एग्जांपल 8.1 देखिए। 8.1 में वो जैसे कहता है, फाइंड द फोर्स लॉ for a central force field that allows a particle to move in a logarithmic spiral orbit given by r equals to k times e to the power alpha theta। तो अब चूंकि आपको r मिल गया है, ठीक है, तो अब आप एफ आर मालूम कर सकते हैं। देखिए ना, ये ऐसा ही है कि अगर फर्ज करें मेरे पास, मैं आपके सामने लिख दूं, फर्ज करें मैंने लिख दिया एफ इक्वल्स टू एम ए, तो अब आप उसको क्या प्लॉट करेंगे?
ठीक है ना, मतलब आपको कोई चीज़ पता होनी चाहिए ना। अब इस इक्वेशन में अगर मैं बस करें मैथ फिक्स कर देता हूँ, तो आप अगर ए वेरी करें तो आपको एफ मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखें एक तरह से दो अननोन है, क्योंकि आर मुझे नहीं मालूम, आर मुझे आप देंगी तो मैं एफ कैलकुलेट कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास एफ मौजूद हो तो फिर मैं समहाउ आर मालूम करने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि ये म्यू और एल जो हैं वो तो काइंड ऑफ फिक्स होंगे। मतलब जो भी हम मोशन देख रहे होंगे उसमें म्यू और एल तो काइंड ऑफ फिक्स होंगे। उनको हम कोई कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि म्यू ओवर एल स्क्वायर इज सम कांस्टेंट, लेट्स कॉल देम बीटा फॉर एग्जांपल, ठीक है। और और इस तरह करके ट्रीट कर लेंगे, लेकिन हमें बहरहाल आर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, और एफ आर आर मिल जाए तो हम एफ आर मालूम कर सकते हैं, या एफ आर मिल जाए तो हम ये मालूम कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपके पास सोर्स फ्रॉम है, और ये जो उस सोर्स फ्रॉम की वजह से जो डायनेमिक्स क्रिएट हो रही है वो बेसिकली यहाँ पे लिखी हुई है। ये तो आपको पता होगा ना कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क होता है। हुँ? सर वो आपने बताया था नहीं, इत्तेफाक है कि इस तरह मैंने कभी बात नहीं की, लेकिन मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोगों ने जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ी हुई है, तो वहाँ पर तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन से वास्ता पड़ता है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस, आपको सवाल कर रहे हैं। सर यस सलमान, तुम्हारी आवाज़ असल में बहुत कम आ रही, आवाज़ कम आ रही है तुम्हारी, असल में कट रही है। सर अगर हम आर्बिट्री वैल्यूज रख के यहाँ पे बस एक जनरल आइडिया लेने के लिए हम बनाएं तो ऐसा हो सकता है इस इक्वेशन को। जी भी हो तो सकता है, लेकिन वो तो फिर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस है ना। सर यस सर यस, सर सवाल। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सर वेरिएबल्स होते हैं उसके सब वेरिएबल्स के पावर सेम होता है, हाँ, मतलब इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि देखिए यहाँ पर आप गौर करें, ये जो टर्म आपके सामने लिखी हुई है ना, ये एक किस्म की सोर्स टर्म है। ये सोर्स है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें पैदा हो रही हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ये मिसाल, आप लोगों ने शायद ये देखी हो कि डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू, ये मैं असल में इस पे ये डालना चाह रहा था, एरोज डालना चाह रहा था असल में। यस, ये आपको पता है कि ये रॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये सोर्स है। इस सोर्स की यानी कि ये डेंसिटी जो आपने यहाँ लिखी है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, ये सोर्स है जिसकी वजह से ये फिजिक्स जनरेट हो रही है। आप गौर करें तो यहाँ पर भी ये बेसिकली इसी तरह की चीज़ लिखी हुई है। खैर हम अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको आर जो है उसकी वैल्यू चाहिए और एफ ऑफ आर की वैल्यू चाहिए, तब आप उसको कम्प्लीटली ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एफ आर भी इसमें वेरिएबल है और आर तो वेरिएबल है ही। तो अब जैसे मैं आप जैसे कह रहा हूँ कि 8.1 में उसने आपको आर की वैल्यू दे दी कि या ये कहिए कि आप आर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि आर किस तरह का है। तो वो हमें बता रहा है कि ये कुछ लॉगरिथमिक स्पाइरल है। मतलब आपको पता है कि तो आप अब आप इसको तो ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे बनेगा। ये इत्तेफाक है, मैंने कभी खुद से इस चीज़ को ड्रॉ करके नहीं देखा, लेकिन हमें इतना मालूम है कि जो स्पाइरल्स होते हैं वो कुछ इस तरह का कुछ इस तरह का वो शेप बनाते हैं। तो हो सकता है कि ये भी कुछ इसी तरह की चीज़ बन रही हो। बट ये आपको ये आप चाहें तो उसको ड्रॉ करके देख सकते हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये जो ऑर्बिट के बारे में बता रहा है कि ये किस तरह का ऑर्बिट है। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि ये वाला ऑर्बिट इस तरह का होना मुश्किल है। उसकी वजह ये कि ये ई की पावर अल्फा थीटा जो है, ये इसके ऊपर क्योंकि नॉर्मली जो ई की पावर एक्स टाइप के जो ग्राफ्स होते हैं उनको अगर हम प्लॉट करें एक्स और ये ई की पावर एक्स में, तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, राइट।
तो अब ये के एक कांस्टेंट है तो वो सिर्फ इसको शिफ्ट करा देगा। मिसाल के तौर पे आप ये जो मैंने यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट करें आप थीटा की वैल्यू लेट से आप इसको जीरो रखते हैं तो ये पूरी चीज़ वन हो जाएगी। ये वन हो जाएगी तो आपके पास सिर्फ के बचेगा। इसका मतलब है कि आपके पास ये एग्जैक्टली जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि के टाइम शिफ्ट हुआ हुआ होगा। फिर आप थीटा की कुछ और वैल्यू डालें तो फिर एक फंक्शन आएगा, लेकिन ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। मतलब है इट इज समथिंग लाइक दिस कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो जो कि बस ये इंक्रीज करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। ये तो मैंने थोड़ा सा घुमा दिया इसको वैसे हम बेसिकली घुमा नहीं सकते, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये बस इंक्रीज करता जाएगा। ठीक, तो अब ऐसे फंक्शन के लिए आप जो है वो आप एफ मालूम कर सकते हैं कि ये एफ कैसा है। अब तो आप इसको चाहें तो इसको आप प्लॉट करके देख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे चूंकि अल्फा एक कांस्टेंट है, राइट, तो इसकी वैल्यू आप कुछ रख सकते हैं, और के एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं, राइट। तो इनको आप रख के आप इसको सॉल्व इसको जो है ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये किस किस्म की का ये ऑर्बिट बन रहा है, राइट। ये मैं आपको मिल जाए तो फिर आप व्यापार मालूम कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें दो अननोन है, तो इसको आप इस तरह प्लॉट नहीं कर सकते। आपको कोई एक चीज़ नोन करनी पड़ेगी, और फिर वाली बात के क्या शेप ले रहे हैं, शेप तो आपके आपके हाथ में है, राइट। कि आप उसे बाज आप गैस कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो शेप वाकईतन मैथमेटिकली तौर पे साउंड और यह हो सकता है कि वो ना हो। देखिए, जो इस प्रॉब्लम में जो आपको सिखाया गया है वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक अच्छी ऑब्जर्वेटरी है, राइट, और उसमें आप किसी प्लानिटरी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। फर्स्ट करें कि कोई प्लानट है जो कि ये तो खैर मैंने सिर्फ आसानी के लिए इलेक्ट्रिकल बना दिया, बहरहाल तो उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से आपके पास डाटा आ गया कि फर्स्ट करें ये आर है, या ये कह लीजिए कि आपने जो एंगल आप ऑब्जर्व कर रहे थे फर्स्ट करें, राइट, वो उसकी वैल्यूज आपके पास आती चली गई, ठीक है। उन वैल्यूज के ऊपर आपने कोई फंक्शन फिट किया है, ठीक है। अब जब आपने वो फंक्शन फिट किया तो फर्स्ट करें अप्रॉक्सीमेटली कुछ इस तरह का था, राइट। तो इस तरीके से आप आर की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास जो ये आए हैं, हमें कैपलर्स लॉ जो हम देखते हैं, ये ऐसे ही तो नहीं आ गए कि कैपलर्स के कान में आके किसी ने कहा। जो बेसिकली कैपलर्स का की खुशकिस्मती थी कि उसको बहुत बड़े अमाउंट में डाटा, जो जो उसका एक दोस्त था, वैसे तो वो जो जो उसका दोस्त था उसका ताल्लुक कोई एस्ट्रोनॉमी से या फिजिक्स से नहीं था, वो तो महज एक अमीर आदमी था। लेकिन उस अमीर आदमी में एक ही अच्छी बात थी, और वो ये कि उसको एस्ट्रोनॉमी का शौक था। उसने अपने घर में या जो उसका महल नुमा घर था उसमें उसने छोटी सी ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई थी, और रात के वक्त वो जो ऑर्बिट्स जो थे मुख्तलिफ प्लैनेट्स के, उन्हें ऑब्जर्व करता था और उसका डाटा लिखता जाता था। तो वो डाटा कैपलर्स को उसके मरने के बाद उसके हाथ लग गया। उस डाटा को जब उसने बहुत कीनली ऑब्जर्व किया तो उसमें उसको कुछ रेगुलरिटीज दिखाई दी। उन रेगुलरिटीज को उसने अपने लॉस के नाम पे दिया। आप मॉडर्न लैंग्वेज में आप भी समझ सकते हैं कि उसने उस डाटा को फिट किया, और उस फिट करने में उसने कुछ फंक्शन निकाले कि वो क्या फंक्शन हो सकते हैं मैथमेटिकली जो इस डाटा को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा कर्व फिटिंग जानते हो तो आपको पता होगा कि फर्स्ट करें आपके पास कुछ 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 आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें आपके पास डाटा आया। फर्स्ट करें ये एक्स है और ये वाई है फॉर एग्जांपल, या आप उसको सिंपली एफ ऑफ एक्स कह लें। फर्स्ट करें कि आपके पास ये कुछ इस तरीके के रैंडम पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो अब आप अगर ये आपके पास पॉइंट्स मौजूद हैं तो आप इन प्रिंसिपल ऐसे मैथमेटिकल टूल्स मौजूद हैं। आप लोगों ने शायद स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हों, या अब और हमारे पास अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं लाइक मैथमेटिका है, कि आप इन पॉइंट्स पर एक लाइन फिट कर सकते हैं, ठीक है, या करीब तरीन उन पॉइंट से गुजर रही होगी, और उनके करस्पॉन्डिंग आपको एफ ऑफ एक्स की एक वैल्यू मिल जाएगी, एक फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दैट्स ऑल यू नीड। वो आपको मिल जाए तो फिर आप उस पर हर तरह का काम कर सकते हैं।
तो केपलर ने बेसिकली ये किया था कि वो पीरियोडिसिटी या वो रेगुलरिटी उसने तमाम प्लैनेट्स के अंदर देखी, तो फिर उसने अपने प्लानिटरी लॉ दिए। अगर उसके पास डाटा ना होता तो डाटा हुए बगैर आप ये फंक्शन गैस नहीं कर सकते कि ये आर थीटा का फंक्शन किस तरह का है। तो डाटा चाहिए, डाटा के बगैर साइंस नहीं चलती। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज द ओनली थ्योरी जिसमें आइंस्टाइन को किसी डाटा की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके जो अपने बेसिक पॉस्टुलेट्स थे स्पेशल रिलेटिविटी के, वो ऑलमोस्ट दे वर स्क्रीमिंग टू फाइंड जनरल रिलेटिविटी। अदरवाइज बहुत बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाते। अदरवाइज जितने भी फिजिक्स हम आज जानते हैं, चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो, स्पेशल रिलेटिविटी हो, जो भी हो, दे ऑल नीड डाटा। डाटा होगा तो आप साइंटिफिक लॉज लिख सकेंगे, अदरवाइज यू कैन नॉट। तो ये याद रखिएगा, वी नीड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जनरेट डाटा, तो डाटा की बुनियाद पर आप फंक्शन लिखते हैं। ओके, देखिए ये हमारा पहला सेशन ख़त्म होने वाला है, मेरे पास 1 मिनट से कम टाइम है, तो मेरे ख्याल है कि हम एक सेशन और कर लें, क्योंकि हो सकता है आपको और कोई सवालात हों, राइट? सर जी जी। सर ये वाला जो टॉपिक है सर, ये इसमें इतना क्वेश्चन नहीं है, तो सर नेक्स्ट टॉपिक अगर आप क्लियर कर दे तो दोनों के क्वेश्चन साथ कर लेंगे। चलें ठीक है, मैं